साथियों, मैं शिखा पालीवाल अपने चैनल हिंदी विषय एवं सफलता में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं राजेंद्र यादव जी द्वारा रचित आधुनिक कहानी टूटना। इसके अंतर्गत मूलतः किशोर और लीना के जो प्रेम विवाह है उसके टूटने के जो कारण हैं उनको अब तक हमने जाना। आगे मतलब उनके जो संबंध हैं, जो विवाह संबंध है, किस दिशा में बढ़ रहा है, इसको थोड़ा सा हमने कल की कथा में देखा। आज की कथा में देखेंगे कि आगे ऐसे क्या कारण रहे कि उन दोनों को अलग रहना पड़ा। कथा जहाँ से शुरू होती है वहां पे जो किशोर है एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है, इसको भी हमने देखा। तो अब देखेंगे कि ऐसे क्या कारण रहे कि उन दोनों को अलग होना पड़ा। साथ ही बहुत सारी चीजों के विषय में हम बात करेंगे बीच में। अभी हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। कहानी काफी लंबी है, 2 भाग हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़े हो आपने तो पहले वो वाले वीडियोस देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। ये कहानी भले ही नेट के सिलेबस में नहीं है, लेकिन पुरानी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। विशेषतः टूटना का लेखक कौन है, इसके लिए पूरी कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको एक आप लाइन में भी याद कर सकते हैं। लेकिन ये आधुनिक जो कहानियां हैं कहीं ना कहीं हमारे जीवन को प्रभावित करती है, क्योंकि ये यथार्थ का बिल्कुल स्पष्ट प्रस्तुतिकरण है। इसमें कहीं भी अच्छा ना लगे पाठक को, इसलिए सरल शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। जो बात जैसी है उसको उसी भाव से प्रस्तुत कर दिया जाता है। बहुत गहरी सीख इन कहानियों में छुपी होती है, यदि हम सीखना चाहें तो। केवल आदर्शवाद पे आधारित ये कहानियां नहीं है। किशोर अपनी थीसिस के सिलसिले में रोज सांझ को यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जाता था और लीना इम्तिहानों की तैयारी करती थी। प्रीवियस में 58% नंबर थे। अगर इस बार तैयारी ठीक हो जाए तो कमी पूरी करके फर्स्ट क्लास लाया जा सकता था। इसलिए नियमित रूप से मेहता, जो कि यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, मेहता की मोटरसाइकिल दरवाजे पर 5 बजे आ खड़ी होती थी। तीनों साथ चाय पीते। उस क्षण लीना सबसे अधिक प्रसन्न रहती। वैसे प्राय उसकी यह शिकायत रहती थी कि ना तो हम किसी के यहाँ जाते हैं, ना किसी को चाय पर बुलाते हैं। तब किशोर को ख्याल हुआ था कि सचमुच उसका परिचय कितने कम लोगों से, ऐसे लोगों से जिनके साथ संपर्क रखने में लीना को प्रसन्नता हो। इसलिए वह अक्सर ही चुप रहता और ख्याल रखता कि कहीं चाय से सुड़सुड़ की आवाज ना हो, या वह दांतों के पीछे जीभ लगाकर अपनी प्रिय ये जो शीशी की आवाज होती है ना, सी की, न कर बैठे। खाने के बाद एक दिन वह परम तृप्त भाव से यूं ही दांतों से जीभ लगाकर सांस खींच रहा था, जिससे आवाज होती है। लीना खा रही थी, अचानक बोली, फॉर गॉड सेक, यह मत करो, मुझे उल्टी हो जाएगी। और तब से जब भी वह ऐसी आवाज निकालता कि लीना को यह वाक उसकी सी को बीच में ही रोक देता, और वह और मेहता, लीना और मेहता कपड़ों की बातें करते, फिल्मों की बातें करते, दिल्ली और बंबई के होटलों की बातें करते, ड्राइविंग और पार्टियों की दिलचस्प किस्से सुनाते। मिसेस किशोर, आपने रेंस ऑफ फ्रांचीपुर देखा है? भोपाल सन्यासी वाले किस्से पर बेस किया है। यानी ये सब वो बातें जो मेहता और लीना के बीच चलती रहती थी। वह अपनी फिल्मों की कहानियां सुनाने लगता। लीना उत्सुक मुग्धता से सुनती रहती और कभी लीना सुनाती, मुझे क्रीम खाने का शौक जरा ज्यादा ही था। फ्रूट क्रीम, क्रीम जेली, आइसक्रीम और भी पता नहीं क्या क्या। एक दिन पिताजी पापा को जाने क्या सूझा, 10 सेर क्रीम उठा लाए। 10 सेर? मेहता अथा आश्चर्य दिखाता, माय गॉश। हाँ 10 सेर, लीना उत्साह से बोली। कहते थे जी भर कर खा लो, एक बार खूब नियत भर लो तो नॉर्मल हो जाओगे। ये पापा का सिद्धांत था। या उन दिनों 2 घोड़े की बॉस की, 4 घोड़े की बॉस की आती थी, और पापा ने घर भर की चादरें उसी सिल्क की बनवा दी थी। वह तो सचमुच बड़ा कीमती हुआ करता था, मेहता प्रशंसा से कहता। रुपए की तो पापा ने कभी चिंता ही नहीं की। मखमल के पर्दे, 2-2 हजार के गलीचे हैं उनके पास। आप सोचिए उन दिनों के 2000। उस समय वह किशोर की उपस्थिति भूल जाती। फर्स्ट क्लास से नीचे कभी सफर नहीं किया, और पापा वह सिगार पीते हैं। आप सोचिए, अंग्रेज कलेक्टर कहा करते थे, मिस्टर दीक्षित, आपके यहाँ जो सिगार मिलता है अब हमने इंग्लैंड में भी नसीब नहीं। घर के हर आदमी पर एक बैरा तो आज भी है। 5-10 रुपए का तो हिसाब ही नहीं मांगते। यानी लीना अपने मायके की बातें करते हुए इतनी खो जाती है कि उसे आभास ही नहीं रहता कि किशोर भी पास में बैठा हुआ है, जिसकी महीने भर की आमदनी मात्र 100-200 रुपये ही है। कमाल है कि भाव से मेहता सुनता रहता। वह खुद अच्छे परिवार का था, तनख्वाह के अलावा 100-200 घर से मांगकर खर्च कर देता था। वह तो यहाँ सिर्फ इंतजार का वक्त काट रहा था। वस्तुतः उसे तो आगे पढ़ने के लिए इंग्लैंड जाना था। साफ सुथरा स्मार्ट सा नौजवान, मुलायम घने बिना तेलों के बालों का गुच्छा सामने झुका रहता, और कभी वो या कभी टाई में सचमुच प्रभावशाली लगता था। अपने मस्से पर उंगली रखे हुए किशोर अक्सर उसे देखता रहता। सांझ को प्राय वह सफेद पैंट शर्ट कमीज में आता। आंगन में ही नेट लगाकर बैडमिंटन कोर्ट गढ़ लिया जाता, और घंटा 1.5 घंटा दोनों खेलते। मेरे यहाँ बेकार पड़ा था कहकर उसने बल्ले और शटल कॉक्स का पूरा डिब्बा लाकर रख दिया था। तब पढ़ाई होती थी। एक बार उसके आते ही लीना ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया था, इन्हें मिलता ही क्या है? ... प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी वो और मेहता
किशोर की तनख्वाह के बारे में बात कर रहे हैं, तभी तनख्वाह आज किशोर आ जाता है तो वे बात को बीच में ही छोड़ देते हैं। अब देखिए तीनों मित्र हैं, वो भी क्योंकि पढ़ाता है कॉलेज में किशोर भी, तो दोनों तीनों जो है मित्र हैं और सब कुछ खेल वगैरह सब कुछ उसके सामने ही होता है, लेकिन दोस्ती में और विवाह के बाद जो रिश्ते होते हैं दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। ये छोटी छोटी बातें ही दाम्पत्य जीवन में बिखराव का कारण बन जाती हैं। बल्कि मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि दो लोगों के बीच में किसी तीसरे की एंट्री कभी होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, भले ही वो मित्र है, लेकिन ये इसको बहुत नज़दीक से ये संबंधों के टूटने का कारण बनता है। बहुत सारी घटनाएं अपने नज़दीक आसपास हम इस प्रकार की देखते रहते हैं। अब इसमें क्या गलत है क्या सही कहना है कठिन है, लेकिन संबंध टूट जाते हैं। और इस सब में किशोर सचमुच अपने को फालतू ही पाता था। ना उसे किसी ने 10 से क्रीम ला कर दी थी, ना बोस्की की बेडशीट्स उसने देखी थी। उसके पास कमीज कुर्ते तक सिल के नहीं रहे। पहले उसे लगता था अगर मेहता लीना का क्लास फेलो होता तो। अब वो गलत दिशा में सोच रहा है। ये सारी बातें सुनता और दांत पीसता शेखी शेखी, और यह वर्ग सिर्फ शेखी पर जिंदा रहता है। एक की बात सुनकर प्रतीक्षा करता है, देखें अब दूसरा पक्ष कौन सी शेखी इसके जवाब में खोज कर लाता है। मेहता के सदे हुए खेलने के ढंग और साड़ी का पल्ला कमर में खोसकर बार बार जूड़ा खोलकर कसते हुए लीना का व्यस्त भाव से खेलना देखता तो कहीं कचौट तीखी हो जाती, कहीं कुछ गलत हो गया। फिर किताब उठाकर चुपचाप बाहर चल देता और आईन अकबरी के अनुवाद में पढ़ने की कोशिश करता कि अकबर के प्रिय खेल क्या क्या थे। उसे बार बार वे दिन याद आते थे जब बीए में वह लीना को हिस्ट्री का पेपर तैयार कराता था। और लीना एमए कर रही है ना, बीए नहीं कर रही है लीना, एमए प्रीवियस में बीए कर चुकी है वह। बीए में वह लीना को हिस्ट्री का पेपर तैयार कराता था और लीना मुग्ध भाव से जरा से होठ खोलकर उसे एक टक सुनती रहती थी। मन होता था बात आधी छोड़कर उन होठों को धीरे से चूम ले। कॉलेज की मोनालिसा फतेहपुर सीकरी में खड़ी नूरजा बन जाती। यानी लीला इतनी सुंदर थी, मैं पहले भी बता चुकी कि उसे कॉलेज की मोनालिसा कहा जाता था। अब वो उसकी स्मृतियों में हिस्ट्री पढ़ाता है उसे, ये जो किशोर है तो वो उसको नूरजा जैसी लगती है। मेहता के मुंह से ब्रैडले को भी तो ठीक उसी तरह सुनती होगी, कल्पना कर रहा है। और मेहता को तो किशोर से हर हालात में आगे है। औरत का मन एक बार आ सकता है तो ... यही पुरुषों की गलत बात होती है। प्रेम कर रही है, लेकिन वो लोग सोचते हैं कि जो मुझसे प्रेम कर सकती है, जो मेरे पीछे लड़कियां माँ बाप को छोड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं प्रेम के चक्कर में। लेकिन अगर लड़का सही है, सही परिवार से है, अच्छे संस्कार वाला है, तो वो आपके इस भाव को समझेगा। वरना लड़के अक्सर यही सोचते हैं, शादी नहीं करते। संबंध सब रखना चाहते हैं लेकिन शादी नहीं करना चाहते, करना नहीं चाहते। बहुत कम लोग ही करते हैं, बाकी नहीं करते। और उनके मन में ये होता है कि जो मेरे लिए अपने माँ बाप को छोड़ सकती है वो कल किसी और के लिए मेरे को भी छोड़ देगी। तो जो प्यार समर्पण जो एक तरफ से होता है दूसरी तरफ से हो, ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत किस्मत वालों को ही मिलता है। उसके पीछे आगे किशोर सोचता है, उसके पीछे भी तो वह पागल ही होती थी। कभी भूल सकता है वह लीना के चेहरे के उस भाव को जब मेहता ने कहा था, मिसेज किशोर आपकी अंग्रेजी तो सचमुच कमाल की है। मन होता है घंटों सुनता रहूं। कुछ भी कहिए साहब, कॉन्वेंट की बात ही और है। जो उन स्कूलों में एक बार पढ़ लेता है जिंदगी भर उसकी छाप बनी रहती है। और तब एक सख्त चेहरा सांवले होठों में दबा स्टेट एक्सप्रेस से निकलता धुआं किशोर के मन मस्तिष्क पर छा गया। यानी इन दोनों की बातें सुनकर उसको किसकी याद आती है? लीना के पिता दीक्षित की। किशोर डरता था और किसी से यह कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था, गेट आउट ऑफ माई हाउस यू स्काउंड्रल। आगे ये दृश्य बदल जाता है। लीना का जन्मदिन था। वह बैठा बैठा कांच के गिलास में ब्लेड घिस रहा था। लीना नहा धोकर साड़ी लपेटे निकली थी। गीले बालों को सिर पर पार्वती की तरह बांध लिया था। भीगी साड़ी को डोरी तक फैलाती हुई बोली, अभी प्रोफेसर मेहता पासपोर्ट के सिलसिले में दिल्ली गए थे। कहते थे डॉक्टर है जो शर्त या मस्सा दूर कर देता है। यानी किशोर का चेहरे पे जो मस्सा है उसके बारे में बात करती है। 20 बार तो दूर करा लिया यार। लोग कहते हैं घोड़े की बाल बांधो फिर नहीं होता, लेकिन हर बार आ जाता है, इसलिए मूछें रखनी पड़ती है। वह अफसोस से बोला, एक बार दिखा लेने में क्या हर्ज है? लीना ने स्नेह से कहा। जब वे खुद जाकर डॉक्टर से मिले, इतनी परेशानी उठाई है तो एक बार यह भी देख कर देखो, क्या पता। और पता है हमारे जन्मदिन के लिए क्या लाए? क्या? उसने हाथ रोककर उत्सुक प्रसन्न मुद्रा से उधर देखा। लीना अंदर से एक डिब्बा उठा लाई। ब्रॉन्ज शेड की रॉ सिल्क साड़ी थी। लीला बता रही थी दिल्ली में तो आजकल क्रेज है रॉ सिल्क का। किशोर की हिम्मत कपड़ा छूकर देखने की नहीं पड़ रही थी। सूखे गले से शब्द ठेल कर कहा, यह तो बड़ा कीमती होगी, यह तो बड़ी कीमती होगी। 100 सवा 100 से कम क्या होगा दाम?
दाम तो नहीं बताए, लेकिन हाँ इससे कम क्या होगी, एक ब्लाउज पीस भी है। उत्साह आला से लीना ने साड़ी के नीचे रखे ब्लाउज पीस को खींच लिया। हमारे पास तो सच अच्छी साड़ी भी नहीं रह गई थी कोई, वही शादी के वक्त की 4-6 पड़ी हैं बस। किशोर ने भोलेपन से पूछा। भोलापन? लेखक इसे किशोर का भोलापन कह रहा है, और इससे निकृष्ट बात क्या कहेगा किशोर। साड़ी ब्लाउज ही दिए हैं और कपड़े नहीं दिए, सीधा सा भावार्थ है, समझाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी नहीं लीना जैसी खड़ी थी वैसी रह गई, बड़ी मुश्किल से सिर्फ इतना ही पूछा, क्या मतलब। यानी लीना उस भाव को समझ गई थी कि साड़ी ब्लाउज दिए और कपड़े नहीं दिए, यानी अंतः वस्त्र नहीं दिए। लीना किशोर ने कोई जवाब नहीं दिया और डिब्बा एक और खिसकाकर ब्लेड घिसने लगा। तभी उसके कंधों को छूकर करीब करीब चीखती सी आवाज में लीना ने पूछा, मैं पूछती हूँ मतलब बताओ। झटके से किशोर ने उधर मुंह घुमाया और दुगनी ऊंची आवाज में पूछा, मारोगी मुझे? लो मारो, नहीं बताता मतलब, कर लो जो तुम्हारा मन हो। मुझे ही बाप का चपरासी समझ लिया जो घुड़कियों में आ जाएगा। अंधा हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता, हाँ मुझे मिलता ही क्या है। यानी उस दिन जो बात सुन ली थी उसको किशोर आज कह देता है। लीना का स्वर गिर गया, वह न चीखी न चिल्लाई, बहुत सख्त आवाज में बोली, देखो किशोर, आज से बल्कि इसी क्षण से हम लोग साथ नहीं रहेंगे। मैं भी सोच रही थी कि अब तुमसे बात कर ली ही जाए। न तुम अंधे हो न बहरे, तुम सिर्फ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के मारे हुए हो, इसलिए तुम्हें मेरी हर बात वही लगती है जो होती है, उसके पीछे और बातें दिखती हैं। मैं समझती थी कि मैनर्स, बातचीत, उठने बैठने के तौर तरीके और व्यवहार ऐसी चीजें जिन्हें बहुत जल्दी बदला जा सकता है, सीखा और भुलाया जा सकता है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स का तो कोई इलाज ही नहीं है। तुम्हें मेरे हंसने, बोलने, चलने सब में शेखी और दिखावा लगता है। किशोर कहता है, हाँ मैं जाहिल हूँ, बेवकूफ हूँ। झटके से किशोर उठा और पूरी ताकत से कांच के गिलास को जमीन पर पटक कर बकता रहा। लाट साहब की बच्ची कहती है हमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, हमें बातचीत, उठने बैठने के मैनर्स नहीं है, हम कंजूस और बदजवान है, बड़े बाप की बेटी और मिठ बोली तो आप हैं। या तो जो मन में आए सो करने दो, या ये सब जो जिंदगी तबाह करके रख दी। भाई भाभी के पास नहीं गए, माँ बाप की तरह उन्होंने लिखाया पढ़ाया, और शादी के बाद से उन्हें धेले की मदद नहीं कर सकते। अपने लिए एक रूमाल नहीं लिया, कुछ बचे तो लें। दिन रात कॉलेज में मेहनत करो, थीसिस के बहाने ट्यूशन करने जाओ, और यहाँ दिल में भरी है कोठी, बंगला, नौकर चाकर, बाहर की नवाबी। देखो किशोर, पापा को 20 बार कहूंगा रोक, तू मुझे रोक। नकलची बंदर कहीं के साले अंग्रेजी की नकल कर करके उनके जूते चाट चाट कर आज साहब बन गए। हाँ साहब, 10 सेर क्रीम लाए थे, बोस्की की चादरें, 2-2 हजार के गलीचे, पता नहीं क्या क्या बकता झकता वह बाहर चला गया, और सारे दिन अपने आप से बातें करता सड़कों पर भटकता रहा। दिन छिप जाने के बाद जब वह डरता डरता आया तो दरवाजे पर ताला था और लीना चली गई थी। अब अगला दृश्य है, वह पास्ट अतीत 8 साल पहले का है, दूसरा अतीत है 8 साल का यह काल। ये एक तो पहले वाली बात हो गई, यानी अगले साल उसने खुद कलकत्ता चले आने के बाद बीता हुआ समय। उसका एक विद्यार्थी बहुत बड़ी जगह घर जमाई बनकर आया था और उसने किशोर को 400 का स्टार्ट दिया था। यह सतीत का प्रारंभ है। सारा खेल रुपए का है और अब रुपया कमाना है। उसने निश्चय किया और भूत की तरह रुपए के पीछे लग गया। भूल गया कि कहीं कोई लीना है, कहीं कोई दीक्षित साहब है, कहीं कोई अतीत है। एक नौकरी पर पाव टिकाकर दूसरी का सौदा होता रहा। पहला तल्ला, दूसरा तल्ला, और एक दिन लिफ्ट उसे 10वें तल्ले के चैम्बर में ले आई जिसके दरवाजे पर लिखा था जनरल मैनेजर। यानी कि अब किशोर वर्तमान में जनरल मैनेजर की पोस्ट पर कार्यरत है। एक नौकरी को छोड़ के जहाँ फायदा लगता है दूसरी नौकरी अपना लेता है। पूरी तरीके से प्रोफेशनल वो बन गया है। दूसरा दृश्य है, मगर नहीं, संपर्क जीना और दीक्षित साहब से ना हो ना संपर्क जीना। इसमें बहुत सारी मिसप्रिंट है इस बुक में। मगर नहीं, संपर्क लीना और दीक्षित साहब से ना रहा हो और उसने 2 साल पता ना लगाया कि लीना कहाँ है, भूला। वह दोनों में से एक को भी नहीं था। आज तो उसे लगता था लीना नाम का एक पर्दा था जिसके हटते ही उसने अपनी आप को दीक्षित साहब के रूबरू खड़े पाया। जैसा कि मैंने कहा कि लीना तो एकमात्र साधन थी। अक्सर वो उस वर्ग से क्लिष्टता की भावना अपने मन में रखता था, कलुष और ईर्ष्या की भावना रखता था। लीना तो एकमात्र पर्दा थी, हटते ही दीक्षित साहब उसके सामने खड़े हो जाते थे। पर्दा कहना भी गलत होगा, वह सिर्फ एक मेज का तख्ता थी और उस पर कोहनियां टिका कर वह और दीक्षित साहब पंजा लड़ा रहे थे, अपनी अपनी शक्ति आजमा रहे थे। जिस दिन उसने जाना
कि लीना ने लेक्चरशिप ले ली है, उस दिन उसे सचमुच बहुत संतोष हुआ। सी की अभिव्यक्ति के साथ उसने महसूस किया कि अपराध का बोझ उसकी छाती से दूर हो गया है। दूसरे तरीकों से उसने यह भी संदेश भी भिजवा दिया कि लीना चाहे तो किसी के साथ रहे, चाहे तो मेहता के साथ ही सेटल हो जाए, उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। वह चाहेगी तो कानूनन भी भरसक सब कुछ करने के लिए तैयार है। उसे लीना से कोई शिकायत नहीं, कोई द्वेष नहीं। बाद में सुना मेहता इंग्लैंड से ही किसी को ले आया, यानी कि वो पता है क्या सोच रहा है, उसके मन में गलत भावना आ गई कि वो मेहता के प्रति आकर्षित है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, है ना। अब उसको ये लगता है कि मैंने लीना को छोड़ दिया, पता नहीं किस हाल में होगी, लेकिन जब उसे पता चलता है लेक्चरर बन गई है तो ठीक ही है। यह भी कहता है कि मतलब कानून कार्रवाई से मतलब तलाक, तो वो उससे शादी कर ले मेहता से। अब लीना के मन में ऐसा कुछ ही नहीं है तो वो क्यों मेहता से शादी करेगी। बहरहाल इस निश्चय के साथ ही उसे लगा कि वह लीना को बुला सकने में सफल हो गया है। सभी से गलत निर्णय हो जाते हैं। पूरे होश हवास में सारा आगा पीछा सोचने के बावजूद हम लोग एक दूसरे के लायक नहीं थे। यूं अक्सर ही उठते बैठते, खाते पीते लीना के साथ वाले दिनों की तस्वीरें दिमाग में कौंधती थी, और आज यह आंख सकना उसके लिए असंभव हो गया कि कितनी घटनाएं और बातें वास्तव में हुई थी और कितनी उसकी अपनी कल्पना की उपज है। उनकी असलियत में उसे खुद ही विश्वास नहीं है, और उसने यह तो मान ही लिया है कि उन दिनों जिस अस्वाभाविक मानसिक तनाव और दबाव से वह गुजर रहा था, उसके रहते हुए बातों को सही परिप्रेक्ष्य में ले सकना सचमुच उसके लिए असंभव था। साथ ही वह इस बात को भी अच्छी तरह जानता था कि लीना मर जाएगी, आत्महत्या कर लेगी, लेकिन ना तो वह किसी के साथ सेटल होगी और ना उसके सामने झुकेगी। झुकना, पछताना, समझौता करना उसके खून में नहीं है। वह तो खुद इतनी निर्णय दृढ़, और फिर उसके अफसर वर्ग के संस्कार जो व्यक्ति को तोड़ देते हैं, बिखर कर चूर चूर कर देते हैं, लेकिन झुकने नहीं देते। उसकी रग रग में सिगरेटों के काले पड़े होठ और बाईफोकल चश्मे से झांकती काली खुर्राट आंखें तैरती है। वो लीना को बहुत ही घमंडी समझता है। देखिए, उसने उसके साथ शादी करने के लिए अपने पिता के समक्ष खड़े होकर निर्णय लिया, समाज से लड़ गई, बहुत दृढ़ है अपने उस पर। ये सब लीना की अच्छाइयाँ हैं, लेकिन ये सब किशोर को उसकी बुराइयाँ लगती हैं, क्योंकि किशोर कल्पना करता है, किशोर क्या, पुरुष जो होते हैं ना, वो दो तरीके की गर्लफ्रेंड उन्हें बहुत तेज तर्रार, स्मार्ट, बहुत मॉडर्न कपड़े वाली और इस तरीके की चाहिए होती है। लेकिन जब पत्नी की बात आती है तो पुरुष चाहता है पूर्णतः संस्कारी पत्नी उसके घर में आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी ने बताया था कि दीक्षित साहब हार्ट फेल हो जाने से चल बसे। ना उसे अफसोस हुआ, ना खुशी में रहे ना रहे, उसकी दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वह प्रतीक्षा जरूर कहीं मन में उन दिनों रहा करती थी कि उनकी मृत्यु की सूचना तो कम से कम उसे मिलेगी, लेकिन कोई सूचना नहीं दी गई। स्टेट्समैन के पर्सनल कॉलम ने उनके न रहने की सूचना को जरूर पक्का कर दिया। लीना ने मसूरी में हेमकेंस के सामने चलते हुए कहा था, हमारी अपनी स्वतंत्र जिंदगी है, पापा उसमें कहाँ आते हैं। लेकिन वह एक झूठ था, बहुत बड़ा और यंत्रणादायक झूठ, क्योंकि जिस दिन उन्होंने लीना को स्टेशन पर विदा किया था, 5,000 के चेक के साथ बंद लिफाफे में बैठकर वे खुद किशोर की जिंदगी में भी घुस आए थे और अनचाहे मेहमान की तरह उसके अस्तित्व पर हावी हो गए थे, जिनसे 7 जन्म में वह जाने को नहीं कह सकता था और जिनकी उपस्थिति उसकी नस नस को तड़काए दे रही थी, यानी तोड़ रही थी। यानी विचारों में मेहता दीक्षित की उपस्थिति है। हाँ, जिस दिन लीना नाम का पर्दा बीच से हट गया, उसने जाना कि लीना सिर्फ मेज का तख्ता थी। वे दोनों अपनी अपनी कोहनियां टिकाए शक्ति आजमा रहे थे। उस दिन महसूस किया कि उसकी असली लड़ाई दीक्षित साहब से है। वह मैनेजर हुआ तो पहली बार उसके मन में बात उभरी, दीक्षित साहब अब तो कमिश्नर होकर रिटायर हो गए होंगे, इनकम टैक्स के मामले में तो उनका कोई जवाब ही नहीं है। सरकारी आदमी रहे, 20 ताल्लुकात होंगे और सारी भीतरी पोले उन्हें पता होंगी। सेठ से कहकर क्यों ना उन्हें यहाँ बुलवा लिया जाए, उसके नीचे काम करेंगे और चैम्बर में आने से पहले खटखट करके कहा करेंगे, मे आई कम इन सर। वह बैठा बैठा उनकी फाइल के कागजों पर दस्तखत करता रहेगा और वे अदब से एक और खड़े रहेंगे। वह भारी आवाज में कहेगा, मिस्टर दीक्षित, आपने वह जुपिटर प्लाईवुड का एनुअल स्टेटमेंट तैयार नहीं कराया। उसे परसों जाना है, उसकी वजह से नए परमिट बहुत डिले हो रहे हैं। और कल्पना में मेज के पास खड़े दीक्षित साहब से यह सब कहकर उसे आत्मिक प्रसन्नता हुई। तभी शंका हुई, उसके सामने वह सब कुछ कह पाएगा? उस समय ना उसका स्वर हकलाएगा, ना जवान लड़खड़ाएगी। प्रश्नवाचक चिन्ह असंभव। बेबात जैसी तेज निगाहें, वह चेहरे की अवैध भावहीनता, वह सब का सामना कभी नहीं कर पाएगा। यहाँ आकर वे जिंदगी भर कोई काम ना करे, वह उनके सामने कभी जवान नहीं खोल सकेगा। 4th 5वें क्लास में जिन सिमियन साहब ने से उसने कैन खाए, उन्हें आज भी वह चाहे
100 रुपए ही मिलते हो, उनके सामने उसकी आंख नहीं उठ सकती। वह भय उसकी प्रकृति बन गया है। उसे याद है चुपके से पीछे वाले बरामदे के पास वाली खिड़की के नीचे वह साइकिल खड़ी करता और बिना जूतों की आवाज किए लीना को पढ़ाने चला जाता। बाहर निकलता तब तक दीक्षित साहब आ गए होते, या तो बीच वाले कमरे में चाय पी रहे होते या बाहर अल्सेशियन कुत्ते को लिए लॉन में चहलकदमी कर रहे होते। माली को तरह तरह के आदेश दे रहे थे। चोर की तरह वह बरामदा उतरता, कहीं निगाह ना पड़ जाए, उसे बुला ना ले। साइकिल लेकर ऐसा हड़बड़ाता हुआ निकलता मानो वे भी पीछे पीछे आ रहे हैं। बाहर सड़क पर आकर खुली सांस लेता और सिर पर इस तरह झटकता जैसे पानी के दम घोंटू सतह के नीचे दबा जा रहा हो। वो देख लेते तो बुला भी लेते, किशोर बेटे कैसे हो, लो चाय पी लो। उनके सामने रहना कितना कष्टकर अनुभव था। वो बहुत ही कम बोलते थे, सिगार को होठों में घुमाकर पपोलते हुए कुछ सोचते रहते, बार बार माचिस जलाते रहते, लेकिन वे 2 क्षण उसके लिए 1000 इम्तिहानों में बैठने से ज्यादा दुस्साह होते। जी ठीक हो कहने में उसे चक्कर आ जाता, हकलाहट बढ़ जाती और पिंडलियों तक पसीना तैर जाता। दीक्षित साहब ने कभी उससे कुछ नहीं कहा। आज लगता है कुछ न कहना उनका बहुत रिजर्व रहना नहीं, उसे बात करने के लायक न समझना था। उनका अफसरी दबदबा, बाहर का रौब और घर का लीना तक का भय कुछ इस तरह उसकी चेतना पर छा गया था कि वह मजबूर हो उठता था। अब यानी कुल मिला के एक किशोर है ना, हीन भावना की ग्रंथि से ग्रसित एक नवयुवक है, अपने आप ही कल्पना कर रहा है। अब उससे दीक्षित साहब ज्यादा नहीं बोल रहे, उसकी बेटी को ट्यूशन पढ़ाने आते हैं, उनसे वो क्या गॉसिप करेंगे बैठ के, लेकिन वो खुद ही खुद अपनी कल्पनाओं में एक तरीके से खुद को इतना जकड़ रखा है उसने कि उसको बाहर की दुनिया दिखाई नहीं देती। एक तरीके से मानसिक बीमारी की कंडीशन में होते हैं इस तरीके के लोग। आप कहें कुछ भी कहें, लेकिन ऐसे लोग अपना जीवन सही से नहीं जी सकते तो किसी दूसरे का जीवन मतलब क्या वो करेंगे। कहते ना किसी को क्या बेड़ा पार लगाएंगे, खुद को पता नहीं है, खुद जाने क्या क्या सोच के बैठे हैं। बड़ा है आसपास ऐसे बहुत सारे कॉलेज टाइम में ऐसे बहुत सी लड़कियां होती है जो शादी कर ले, बहुत सारे संबंधों को आसपास। अब लव मैरिज कोई विशेष बात नहीं रही है, लव मैरिज कर होते हुए और टूटते हुए देखा है। और आज इस कहानी को पढ़ते हुए लगता है कि शायद ये छोटे छोटे कारण ही होंगे जो ये मैरिजेस टूट जाती हैं। और दोष हमेशा समाज लड़की को देता है, लड़कों को दोष कम ही लगता है। अभी इतनी उच्च वर्ग का तो पता नहीं, लेकिन हमारे निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में अभी भी इतनी वो नहीं है। अधिकतर जो संबंध टूटते हैं उसमें दोषारोपण लड़की पर ही किया जाता है। दूसरों द्वारा सौंपा गया भय व्यक्तियों के लिए कितना घातक और प्राणांतक हो सकता है, यह बात तर्क से चाहे समझ में ना आती हो, लेकिन खुद किशोर जानता है उसकी सारी शक्तियां इन 8 वर्षों में सिर्फ उसी भय से लड़ने में लगी रही हैं। नौकरियां बदलना, सांसारिक दृष्टि में सफल होते चले जाना तो सिर्फ उस भय के सामने बार बार पराजित होकर नए नए हथियारों से लड़ने जैसा रहा। ईशप के मेढक की तरह वह मानो इन एक एक से ऊंची जगहों पर खड़े होकर बार बार अपने आप से सवाल करता, क्या बैल इतना बड़ा था? क्या अभी भी वह दीक्षित साहब से डरता है? क्या अभी भी वह उनसे छोटा है? तभी ख्याल आता कि वे तो जाने कब के गुजर चुके हैं। बड़ी बड़ी पार्टियों में वह कुशलता से छुरी कांटों का इस्तेमाल करता, कीमती शराबें पीता, कोई पुरमजाक बात करता या रेस्तरां में 5-5, 10-10 हजार रुपए की टिप छोड़ता, बेरे चपरासियों को सलाम करता तो कहीं बाईफोकल चश्मे से झांकती 2 आंखें नहीं, आंखों का निराकार एहसास होता। उन्हें वह चुनौती देकर दिखाता रहता, तुमने कभी 15 रुपए की टिप छोड़ी है? मन की गहराइयों में उसे लगता ही नहीं था कि वे नहीं है, और ऐसे मौकों पर वह ठीक वही मुद्रा धारण करने की कोशिश करता जो उसके हिसाब से दीक्षित साहब ऐसे मौकों पर धारण कर सकते थे। वही सचेत लापरवाही हजामत बनाते समय घंटों में अपने चेहरे को अलग अलग कोणों से देखता, किधर से वह दीक्षित साहब जैसा रौबीला लगता है। उसने चेहरे अधिक रौबीला लगने के लिए मोटे फ्रेम का चश्मा भी ले लिया था, जिसे वह झटके से उतारता और लगाता था। यानी एक दिखावे की मिथ्या जिंदगी जी रहा है किशोर। उसके दिमाग पे बुरी तरीके से हावी हो चुकी हैं बाहरी चीजें। हॉल एंडरसन से 1000 रुपए का नया सूट बनाकर लाया तो उसे पहनने से पहले उसने मनी मन कहा, तुमने देखा है ऐसा सूट? पहना तो मुंह से निकला, आंखें फटी रह जाएंगी। लगदग वर्दी में जब ड्राइवर अदब से लपक कर कार का दरवाजा खोलता तो वह किसी से निशब्द कहता, अभी तक उसी हिलमैन को धकेलते होंगे। किसी कर्मचारी की गलती पर उसे माफ करने का मन होता तभी आता, वे उस समय क्या रवैया देखे, और तभी भारी सख्त आवाज में उसके गले से निकलती, नो नो मिस्टर सेन, मैं पूछता हूँ ऐसा हुआ ही क्यों? आप जानते हैं मैं गलती किसी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे लगता कहीं इस बात को वह भी सुन रहा है, और आवाज की सख्ती बढ़ जाती। किसी बहुत जरूरी काम से कोई छुट्टी मांगता तो एक्सप्लेनेशन स्वीकार करते करते उसे सिगरेट वाले होठों का ख्याल आता और हाथ रुक जाता।
शुरू से ही एक अजीब विद्वेष भरी घृणा भर गई थी उसे नौकरी चाहने वालों के प्रति। ऐसे प्रार्थना पत्र वह बिना पढ़े फाड़ देता और कोई सामने ही पड़ जाए तो बेमुरब्बती से कह देता, भूखे मर रहे हो तो यहाँ क्या करने को रुके हो, अपने घर क्यों नहीं जाते, कोई जरूरी है कि कलकत्ता रहकर नौकरी ही करो, कलेक्टर के दामाद हो जो थोड़े में काम नहीं चलता, मैंने कहा ना यहाँ कोई जगह नहीं है, नहीं सुना। और बात पूरी होने से पहले ही बाहर खड़े बहरे के सिर पर घंटी घनघना उठती। वह होता तो ठीक यही व्यवहार करता, मैं तो चुप हूँ, उसने तो इतनी देर में धक्के देकर निकलवा दिया होता। उसे फुर्सत थी इतना सब बकवास सुनने की, इंटरव्यू में जानबूझकर आड़े टेढ़े प्रश्न पूछकर प्रार्थी को नर्वस कर देने में उसे अद्भुत क्रूर संतोष मिलता। ऐसे लोगों को तो बर्दाश्त कर सकना ही उसके लिए मुश्किल था, जो हकलाते हैं, बात ठीक से नहीं कर पाते, पसीने पसीने हो जाते हैं, मसले हुए बिना स्त्री के सस्ते से कपड़े पहनकर आते हैं और वाई काउंट को विस्काउंट बोलते हैं। वहां उसे वर्षों पहले का किशोर दिखाई देता और अब वह उसे बिल्कुल बिल्कुल नहीं देखना चाहता। ऐसे किशोरों को धरती पर रहने का कोई हक नहीं है। ऐसे परीक्षा में असफल प्रार्थी उसे फिजूल फालतू कूड़े की तरह ऐसी परीक्षा में हर असफल प्रार्थी उसे फिजूल फालतू कूड़े की तरह लगता था। यानी वो दो लोगों की जिंदगी जी रहा है। अब जो उसे लगता है कि अगर दीक्षित ने जैसे उसे पसंद नहीं किया वैसे उसे किसी को भी पसंद नहीं करना चाहिए। अब हो सकता है किशोर इतने ऊंचे पद पे पहुंच के एक भाव ये भी होता कि वो और लोगों की मदद करता। भाई उसके पास पत्नी नहीं है, खर्चे नहीं है, और लोगों के लिए कुछ अच्छा करता। लीना अपनी गलतियों को स्वीकार करता। लीना को जब वो जानता है वो अकेली रह रही है, जाके एक नया संबंध शुरू करना चाहते, ये सब तो कर नहीं रहा, उल्टे उल्टे राह पे चल रहा है, अपने विनाश को आमंत्रण दे रहा है। और ऐसे हीन भावना से ग्रसित व्यक्ति के साथ कोई कैसे जीवन काट सकता है। सिगरेट पीते पीते अचानक उसे ख्याल आया, अक्सर वह जब बहुत चिंता मग्न होता तो आधी पी हुई सिगरेट को एस्ट्रे में डाल देता। झट उसका हाथ दो कश पिए हुए सिगरेट को एस्ट्रे में मरोड़ देता। धुंधला सा ख्याल आता, ये 12 पैसे कभी बहुत हुआ करते थे। कभी किसी जगह 200-400 रुपए देने की बात आती तो उसे ध्यान आता कि उसे रुपए की चिंता ही नहीं थी, तो वह झटके से रुपए लिखकर दस्तखत कर देता। वह उससे किस बात में कम है। अब वो मर गए दीक्षित साहब, तो भी अपने आप को उनसे तुलना कर रहा है। अक्सर जब वह खड़े होकर बातें करता तो सिगरेट का टिन ठीक उसी तरह उसके हाथों से खेलता जैसे लीना को विदा करते समय उसे करते देखा था। उसे यानी दीक्षित को स्टेट एक्सप्रेस के सिवा कोई सिगरेट जवान पर चढ़ती ही नहीं थी। जब उसने पहल कंधे उचकाकर इनकार करना सीखा था तो अक्सर उसे 2 बातें साथ याद आती थी। जिस फिल्म में या व्यक्ति को उसने इस तरह कंधे उचकाकर इनकार करते देखा था उसकी कैसी खूबसूरत नकल की है। दूसरी यह कि तुम भी तो अभी भी सिर हिलाकर इनकार करते होंगे। 16वीं सदी का तरीका, कीमती रेशम की ड्रेसिंग गाउन पहनकर सिगार होठों में घुमा घुमा कर पपोलते हुए जब वह विचार मग्न बालकनी में खड़ा होता तो कई क्षण उसे भ्रम हो जाता, मानो वह खुद दरवाजे पर ही ठिठका खड़ा है या ड्राइंग रूम में प्रतीक्षा करता। और यह घूमने वाला व्यक्ति स्वयं नहीं दीक्षित है। लगता कैसे आत्मविश्वास और रौब से वह चहलकदमी कर रहा है, जैसे एरिस्टोक्रेसी उसके खून में की बूंद बूंद में घुल गई है। ऐसी शान से भला वह क्या खाकर घूमेगा। कभी किसी कमजोर क्षण में अपने आप को एक सवाल करता, उसे दीक्षित का भूत तो नहीं आता, शायद ही इसे ही भूताना कहते हैं। फिर अपने को झिड़क देता, क्या भूत तुम्हारे बाप ने भी कभी यह जहाज देखा है। बोइंग प्लेन में कदम रखते ही पहला वाक्य मन में आया। किसी दुकान के सामने से गुजरते हुए कभी किसी चीज को खरीदने की जरूरत महसूस होती, 2-1 कदम उधर बढ़ाता भी तभी ख्याल आता वह इस दुकान में कदम रखना अपनी बेइज्जती समझता और उल्टे पांव लौटाता। ड्राइवर को नोट देकर भेजता। किसी भी व्यक्ति को देखकर पहला प्रश्न मन में उठता जिसे वह किसी ना किसी तरह से पूछ ही लेता, इसे कितना मिलता होगा। वह आदमी को कीमत उसको मिलने वाले पैसे से, वह आदमी की कीमत किससे जानता था, उसको मिलने वाले पैसे से। ज्यादा पैसे वाले मिलने व्यक्ति के प्रति लापरवाह व्यवहार का उसे सचमुच अफसोस होता था। सिनेमाओं में, मैगजीन्स में, आसपास की दुकान में, दुनिया में वह ध्यान से देखता और सुनता कि ऊंची पोस्ट और पोजीशन वाले लोग कैसे बोलते हैं, कैसे हंसते हैं, किस समय उनके चेहरे पर क्या भाव रहता है, कैसे खड़े होते हैं और काम और आराम के समय उनके क्या क्या पोज रहते हैं। और जब उन्हें निर्व्याज सरलता से नकल कर लेता तो सुना साहब बहादुर, ये बड़े अफसरों के उठने बैठने बोलने चालने के ढंग, तुम 16वीं सदी के अंग्रेजों की नकल करके अपने को बड़ा मॉडर्न लगाते हो, अपने आप को बड़ा मॉडर्न समझते हो। नीचे वाले कहते बॉस बड़ा सख्त है तो मन में कोई कह उठता, देखा इसे कहते हैं अफसरी। उस गांव में तुम राजा बने बैठे हो, यहाँ आओ तो आटे दाल का भाव पता चले। फिर संतोष से उसका चेहरा खिल उठता। द रेस्पेक्ट हाई कमांड वॉज येट एन अनरियलाइज्ड ड्रीम फॉर यू। वह कभी वह घबरा जाता या परेशानी से बेचैन उठता, उसके घुटने जवाब दे जाते, तब वह उसके उस सुप्रीम कॉन्फिडेंस का ध्यान करता और सचमुच ही मन में एक उत्साह शक्ति भर उठती। चेतना में कभी प्रसन्न सुख का विषय में क्षण भी आता। कैसी अजीब बात है, मैं उसी के
हथियारों से उससे लड़ रहा हूँ, सफलतापूर्वक लड़ रहा हूँ, यानी जो कुछ दीक्षित कर रहा है वही कर रहा हूँ। इस प्रकार एक अनवरत अघोषित युद्ध था जो हर पल अस्तित्व के रेशे रेशे में चल रहा था। उसकी उपस्थिति ही उसकी जीवनी शक्ति का पर्याय बन गई थी, जो घोड़े पर चढ़े उद्युत सवार की तरह एड़े मारती थी, कौंचती थी, और यह सब उसके लिए सांस लेने जैसा स्वाभाविक हो उठा था। यानी उसके व्यवहार में ये चीज सम्मिलित हो गई थी, अपने आप अकेला बड़बड़ाता रहता और दीक्षित से स्वयं को कंपेयर करना। अगला दृश्य बदलता है। लेक से उठकर किशोर गाड़ी के पास आया तो उसका सिर घूम रहा था। अन्वयस्क भाव से दरवाजे के हैंडल वाली चाबी का सुराग टटोलता रहा। फिर इंजन स्टार्ट करके देर तक यूं ही बैठा बाहर देखता रहा। अत्यंत तटस्थ निर्वेद ऊंचाई पर खड़े होकर नीचे घाटी में पड़े घायल पस्त सिपाही को देखकर मन में करुणा उमड़ आई थी। उसकी आंखें फिर सजल हो आट आई। दो दुर्दुष शक्तियों के बीच लीना और निर्दयी लड़की लीना पिस गई। क्या हम अतीत को भुला नहीं सकते? किशोर को लगा ये लीना ने माफी नहीं मांगी, पहली बार दीक्षित साहब के वास्तव में मर जाने की खबर दी है तो सच ही ताकत आजमाता। दूसरा हाथ लीना का नहीं था, लीना तो सिर्फ मेज का एक तख्ता थी, वह दूसरा हाथ उसका था। बेचारा, उसे पहली बार लगा रहा महाराणा प्रताप के टूट जाने की खबर से अकबर को कैसा लगा होगा, एक वीर प्रतिद्वंदी की पराजय पर कैसा लगता है। तो यानी कि अब उसको समझ में आता है कि लीना की कोई गलती ही नहीं थी, वो तो अपने विचारों में दीक्षित से लड़ रहा था और गुस्सा उतरा लीना पर। अगला दृश्य, फ्लैट पर आकर उसने सबसे पहले रमन को फोन किया। रमन, सुबह बर्टन को फोन करना दिल्ली, मैं शायद जा नहीं पाऊंगा, तबीयत अच्छी नहीं है। फिर बातें तो सारी अंतिम रूप से बड़े बाबू को ही तय करनी है, मैं सुबह उनसे बातें कर लूंगा। फिर मानो अपने को जैसे तैसे उठाकर उसने पलंग पर डाल दिया। फेफड़ों में गहरी सांस लेकर धीरे धीरे छोड़ी तो महसूस हुआ वह बहुत बहुत थक गया। 30-35 की उम्र तक आदमी में उत्साह होता है और हर नई जगह उसे ललकार कर बुलाती है। 40-42 तक थकान शक्तियों को चूस डालती है। ऐसे ढीले तन और मन से अब जिंदगी का ढर्रा बदलना, नए सिरे से नवी जिम्मेदारियों को ओढ़ना और फिर आखिर उसे अब जरूरत ही क्या है और वह अब रह ही कहाँ गया जो ... यही कहानी खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। हमने एक निबंध पढ़ा था अपने चैनल पर और सिलेबस में भी है, नेट के परीक्षा के सिलेबस सहित विभिन्न कक्षाओं के सिलेबस में उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। तो यही है कि 40-42 तक आते आते आदमी का जो उत्साह है वो जवाब देने लगता है। अब लीना जो पत्र उसे लिखती है वह पुरानी बातों को याद करते हुए अंत में इस निर्णय पर पहुंचता है कि लीना की तो कोई गलती नहीं थी, वो जबरदस्ती लीना को सजा दे रहा था, क्योंकि उसका तो दीक्षित साहब की जो वर्ग था, जो क्लास थी, जो स्टैंडर्ड था, उससे उसके मन में हीन भावना शिकार हो जाती, घुस जाती है, हीन भावना का वो शिकार हो जाता है और इसका प्रभाव पड़ता है उनके दाम्पत्य जीवन पर और उनका प्रेम विवाह असफल हो जाता है। जबरदस्ती वो कल्पनाएं करता है। कोई अमीर आदमी लीना से बात करे तो उसे लगता है इसकी शादी उसी से होनी चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल है आसपास के जीवन में। जिन लोगों के विवाह विच्छेद होता है या संबंध टूट जाते हैं, तलाक जैसी समस्या, अगर आप ध्यानपूर्वक उन लोगों से बातें करोगे तो आपको लगेगा कि शायद ये बात इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन उन लोगों के लिए उस परिस्थिति में, उस विशेष समय में वो बहुत बड़ी बात बन जाती है। इसी के साथ ये हमारी कहानी समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट अवश्य करिएगा, ठीक है। इसके अलावा और नेट परीक्षा की तैयारी के लिए असाध्य वीणा जो कविता आपके सिलेबस में लगी हुई है, व्याख्या सहित आपको प्रस्तुत करी है मैंने आपके समक्ष, उसमें आप कमेंट करके बताइएगा। जो भी वीडियो आप देखते हैं तो उसको प्लीज़ कमेंट जरूर किया करिए ताकि आपको पता चले। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। और इससे संबंधित आपके जो भी विचार हो, इस कहानी से संबंधित, आपके आसपास या घर परिवार में इस तरीके की कोई घटना हुई हो जिससे आपने कुछ सीखा हो या आपके समक्ष ऐसी परिस्थितियां आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। नमस्कार।